ओके चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं आज हम, मेथड ऑफ वेज पेमेंट्स या इंसेंटिव स्कीम्स जो भी हैं आपकी। तो अभी तक हमने किया था कि लेबर क्या होता है, लेबर की कॉस्ट क्या होती है, लेबर की कॉस्ट किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी थी पिछले चैप्टर में। अब हम आ जाते हैं मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। जो आप अपने मजदूरों को उनकी वेजेस पे करोगे वो किस मेथड के थ्रू आप निकालने वाले हो। मेथड ऑफ वेज पेमेंट का सीधा सा मतलब है आप अपने मजदूरों को टाइम के बेसिस पे पेमेंट करोगे, उन्होंने जितनी यूनिट बनाई या काम करके दिया उसके बेसिस पे पेमेंट करोगे, या दोनों के मिक्सचर के एक टाइम रेट जो एक बेसिक पे होगी, मिनिमम पे होगी जो तो देनी ही देनी है, लेकिन अगर वो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पे दोगे। ठीक है, किस तरीके से आप अपने जो आपके मजदूर हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, उनकी वेजेस को डिसाइड करोगे। तो ये आज हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट में। आज हम दो मेथड्स पढ़ेंगे। वैसे तो इसकी मेन अगर हम देखें तो तीन होती है, ये टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम और इसके अलावा होती है कुछ इंसेंटिव स्कीम्स जो इन दोनों का मिला जुला रूप होती है। आज के लेक्चर में हम टाइम रेट और पीस रेट सिस्टम करने वाले हैं। सो कोई भी आप सिस्टम चुन लो, चाहे टाइम रेट, पीस रेट, इंसेंटिव का कोई, ठीक है, कोई भी सिस्टम आप चुन लो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पहले ध्यान रखनी होती हैं किसी भी वे सिस्टम को चुनने से पहले। जैसे एक तो होती है कि ये दोनों पार्टीज के लिए फेयर होना चाहिए। दोनों पार्टीज कौन सी दोनों पार्टीज? वर्कर और एम्प्लॉयर, दोनों के लिए ही ये फेयर होना चाहिए, काम देने वाले और जो काम कर रहा है उसके लिए। वर्कर के लिए फेयर होनी चाहिए कि उसको इतना वेजेस मिलना चाहिए कम से कम, जिससे कि उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन रहे, ठीक है, उसकी जरूरतें पूरी हों, वो सेटिस्फाई रहे, वो काम पे आए। दूसरा, एम्प्लॉयर के लिए होना चाहिए फेयर कि वेजेस इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि एम्प्लॉयर के ऊपर बोझ पड़ने लग जाए, ठीक है। तो ना ही तो कम होनी चाहिए और ना ही ज्यादा होनी चाहिए, इन दोनों के लिए ही फेयर अमाउंट होनी चाहिए जो भी आप वेजेस आप डिसाइड करते हो। कैलकुलेट करने में बहुत ईजी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी आ रही है तो उस सिस्टम का कोई फायदा नहीं है आपके लिए, ठीक है। आप फालतू में उसमें ज्यादा टाइम लगाओगे, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो ऐसा सिस्टम आप चुनो अपने लिए जो आपके लिए कैलकुलेट करने में सिंपल हो, ठीक है। तो सिंपल हो सकता है कि आपके जो वर्कर्स है वो खुद कैलकुलेट कर पाए कि उनको जो वेजेस दिए गए हैं वो करेक्ट, वो सही दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, तो वो और ज्यादा सेटिस्फाई हो गया। अगर मान लीजिए आपका जो सिस्टम है, जो भी आपने सिस्टम चुना है वेजेस पे करने के लिए, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर इतना परसेंट काम होगा तो इसको इतना वेजेस मिलेगा, इतना परसेंट काम होगा इतना वेजेस, तो आपका वर्कर खुद ही नहीं देख पाएगा कि मुझे कितना वेजेस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वो चेक नहीं कर पाएगा। तो एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, कितने भी वेजेस दे देगा और एक डिफिकल्ट सा फॉर्मूला बना दे ताकि वर्कर को समझ में ही ना आए कि उसको उसका बना कैसे ये जितना भी वेजेस उसको पे किया गया है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए ना, एफिशिएंसी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। एक टर्म होती है फेयर रेम्युनरेशन फॉर फेयर आउटपुट। तो एफिशिएंसी से रिलेटेड होना चाहिए का मतलब है कि आप जितना, जो वर्कर जितना ज्यादा अच्छा काम करके आपको देता है उसके अकॉर्डिंग उसका वेजेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, दूसरा कुछ काम नहीं कर रहा और आप दोनों को सेम सेम वेजेस दे रहे हो, ठीक है। तो एफिशिएंसी से रिलेटेड होना चाहिए। मिनिमम वेज की गारंटी आपको एक आप दे सकते हो। ये अच्छा है कि आप एक मिनिमम, सभी वेजर्स को एक मिनिमम वेज दो ताकि वो उसका उनका जो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना वो मेंटेन रहे, ठीक है, उनकी जरूरतें पूरी हो। फिर उसके उससे ज्यादा अच्छा अगर कोई करके देता है तो आप उनको एक्स्ट्रा पेमेंट दे दो, ठीक है, ताकि वो एनकरेज भी रहेंगे कि उनको अच्छे से अच्छा काम कर रहा है। और एक बेसिक पे अगर आप दोगे तो सबका लिविंग ऑफ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी मेंटेन रहेगा। देन आप कुछ इस तरीके का अपना बना सकते हो कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो उससे, ठीक है। ज्यादा वेजेस अर्न करने के लिए आपके वर्कर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करे, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करे, ठीक है। तो इस तरीके का उनको एनकरेजमेंट मिले, इस तरीके का आप वेज का अपना सिस्टम बना के रखो, फ्लेक्सिबल होके जिसे आप चेंज कर पाओ अगर जरूरत पड़े तो, बार नहीं पर जरूरत पड़े तो। और आपकी एबिलिटी ऑफ वेज कि आप एज ए एम्प्लॉयर क्या
आपकी इतनी क्षमता है कि आप इतने वेजेस पे कर सकते हो। तो जो भी सिस्टम आप चुनो वो ऐसा होना चाहिए कि उससे इतने वेजेस ही बने कि आप उनको पे कर पाओ, मतलब आपकी आपकी क्षमता से ज्यादा ना कैलकुलेट, ज्यादा ना वेजेस बन जाए। ठीक है। एक टर्म होती है रियल वेज। रियल वेजेस, सो वेजेस जो होती है आपके, ठीक है, आपको जितना पैसा मिल रहा है, आप एक्चुअल में आपके पास कितना पैसा आ रहा है जिसे आप खर्च कर रहे हो। ठीक है, खर्च मतलब जिससे आप चीजें खरीद पा रहे हो। तो हर बार जो होती है महंगाई कुछ ना कुछ बढ़ती जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक चीज मिलती है, डियरेंस अलाउंस, जो हर साल रिवाइज होता है आपका। डियरेंस अलाउंस जो महंगाई भत्ता होता है आपको, जो महंगाई के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। इससे आपकी रियल वेज बढ़ती है, क्योंकि आप अब उससे जो है, रियल वेज का मतलब होता है जो आप एक्चुअल में खर्च करके, जिससे आप अपनी जरूरत की चीजें जो है खरीद पाओ, ऐसी वेजेस, वो रियल वेजेस होती है। ठीक है, तो ये जो आपकी वेजेस हैं, ये ऐसी होनी चाहिए कि आप, मतलब वो महंगाई जो है उसका भी इसके अंदर आप एक एलिमेंट रखो, तो डीए वगैरह दो। ठीक है, क्योंकि आपकी रियल वेजेस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई इन्फ्लेशन आया, मनी की वैल्यू कम हो गई, चीजें महंगी हो गई और आपका मजदूर जो है अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके का इंसेंटिव आप ना करो कि उसमें वो रहे, एलिमेंट रहे कि आप डीए वगैरह जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करा पाओ। ओके, अब आ जाता है कि नीड क्या है इंसेंटिव स्कीम की। सो इंसेंटिव स्कीम जो होती है वो आपके जो जितने भी वर्कर्स है, देखो सबसे पहले तो क्या है, इंसेंटिव जब आप देते हो अपने वर्कर्स को, जो भी उनके काम के बदले में आप उनको पे करते हो, सबसे पहली तो चीज ये होती है कि उनको उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, उनको उनका गुजारे के लिए पैसे की जरूरत होती है, और वो पैसा आपको आप देते हो इंसेंटिव स्कीम्स के थ्रू। ठीक है, अब ये तो हो गया एकदम बेसिक सा रीजन कि इंसेंटिव का क्या फायदा है। इंसेंटिव स्कीम जो होती हैं वो वर्कर के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उसको एनकरेज करती है। ठीक है, जहां पे मान लीजिए आप इस तरीके से आप कोई इंसेंटिव स्कीम चुनते हो जिसमें आप ये कहते हो कि इतने घंटे काम करने के आपको इतने पैसे मिलेंगे, प्लस अगर आपका प्रोडक्शन इतना है तो आपको एक इतना, मतलब कोई परसेंटेज ऑफ बोनस मिलेगा, 50% बोनस, मैं बस एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, प्लस आपको कुछ और मिलेगा। ठीक है, तो आप इंसेंटिव स्कीम का एक तरीका निकालते हो, तो वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने का जो वहाँ पे है वो एनकरेजमेंट मिलती है, क्योंकि इतना काम तो हर कोई कर लेगा बेसिक रेट के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, ये तो आपकी जितने फैक्ट्री में जितने घंटे बिता रहे हो उसके हिसाब से मिल रहा है, ये तो सबको ही मिल जाएगी। ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको ये आगे वाला हिस्सा मिलेगा। तो इस हिस्से को पाने के लिए वो क्या करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन आपको करके देंगे। ठीक है, ओके, सो ये स्कीम उन वर्कर्स के लिए जो है यूजफुल होती है जो जिनको और मतलब ज्यादा वेजेस अर्न करने का स्कोप मिलता है, जो चाहते हैं, जो उस मौके का फायदा उठाते हैं और अपना जो चाहते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। ठीक है, जिस तरीके से वो जीवन जीते हैं उसमें उसमें इंप्रूवमेंट हो, तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा प्रोडक्शन करके देंगे। और आपको ये वेजेस का दो पार्ट चाहिए, एक तो ये फर्स्ट पार्ट जो हर कोई कमा लेगा मिनिमम, ये सेकंड पार्ट जिसके लिए वर्कर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो लोग ये मौका चाहते हैं ज्यादा वेजेस कमाने का, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने का, वो इस पार्ट को अर्न करने के लिए आपके लिए ज्यादा प्रोडक्शन करके देंगे, तो आपका फायदा होगा एम्प्लॉयर का। ओके। कोई भी जब आप इंसेंटिव स्कीम चुनते हो तो उसमें कुछ चीजें होती है जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। पहली चीज होती है आपकी प्रोडक्टिविटी। किसी भी जो भी इंसेंटिव स्कीम है उसका मेन मकसद होता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो, आप अपना इंसेंटिव प्लान इस तरीके से बनाओ कि आपके जो मजदूर हैं वो एनकरेज होते हैं कि वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके दें, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा उनका बोनस होएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका मेन मकसद ये होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आपकी जो कॉस्ट है एम्प्लॉयर की, ओवरऑल लागत, वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अब टोटल कॉस्ट आपकी है 1000 प्रोडक्ट बनाने की, और टोटल प्रोडक्ट बनाया आपने 1000, कॉस्ट को अगर मैं इस पे डालूं तो मैं कहती हूँ
कोस्ट पर यूनिट है 1 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन हो जाए 10,000, अब कोस्ट यूनिट कितनी हो गई? कम हो गई बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है जब आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, स्कीम सिंपल होनी चाहिए ऑपरेशन में, और आपके वर्कर उसको अच्छे से समझ पाए, ये जरूरी है। क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड स्कीम होगी, आपके वर्कर ही नहीं समझ पाएंगे कि कैसे उनको वेजेस कैलकुलेट करके दिए गए, उनको समझ ही नहीं आ रहा, तो उस चीज का फिर कोई फायदा नहीं है। ओके, देन है कॉस्ट रिडक्शन होनी चाहिए। स्कीम ऐसी होनी चाहिए जब आप उसे लेके आओ तो कोई भी इंसेंटिव स्कीम अगर आप लेके आते हो ना, तो वर्कर्स का एक बार तो आपको देना ही पड़ेगा पैसा, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि हम ये प्रोडक्शन वाला पॉइंट लेके चल रहे हैं, तो कोई भी स्कीम आप लेके आओ, आपका वर्कर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उससे एनकरेज हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, आपका प्रोडक्शन बढ़े, और उस वजह से जो आपकी कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसा सिस्टम आप लेके आओ कि आपके वर्कर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए एनकरेज हो, ठीक है। ओके, नाउ बेटर लेबर साइकोलॉजी, ऐसी स्कीम जो वर्कर्स की हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट ना करे, मतलब उनके लिए उनकी सेहत को नेगेटिव वे में ना इफेक्ट करे, ठीक है। लेबर टर्नओवर जिससे आपका कम हो, जिससे आप वर्कर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े और वो सेटिस्फाई रहे, तो इससे आपके लिए, एम्प्लॉयर के लिए फायदेमंद है ये चीज। ओके, अब हम आ जाते हैं, ये तो देख लिया हमने कि क्या फैक्टर्स कौन से हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं जब हम इंसेंटिव स्कीम को चुनते हैं। अब हम आ जाते हैं मेथड्स के ऊपर, कि कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप अपने वर्कर के लिए रेम्युनरेशन कैलकुलेट करते हो, कि कितना रेम्युनरेशन मैं दूंगा, किस तरीके से, मतलब कितना रेम्युनरेशन दूंगा। क्या मैं टाइम रेट के अकॉर्डिंग दूंगा, पीस रेट के अकॉर्डिंग दूंगा, या इंसेंटिव प्लान को ही दूंगा, ठीक है। तो आज हम दो ही मेथड देखने वाले हैं इस लेक्चर में, वो है टाइम रेट और पीस रेट, ठीक है। टाइम रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आप अपने जो वर्कर्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू टाइम जो उन्होंने फैक्ट्री के अंदर बिताया है उसके अकॉर्डिंग आप उनको वेजेस पे करते हो, ठीक है। तो आप इसे डेली भी दे सकते हो, वीकली भी दे सकते हो, मंथली भी दे सकते हो, आवरली भी दे सकते हो, किसी भी तरीके से दे सकते हो कि हर घंटे कितना काम किया इतना, तो हर घंटे के हिसाब से वेजेस दे दी, एक दिन के हिसाब से वेज दे दी, एक हफ्ते के हिसाब से दे दी, एक महीने के हिसाब से दे दी। तो उसे हम कहते हैं टाइम रेट सिस्टम, कितना मजदूर ने आपकी फैक्ट्री के अंदर टाइम बिताया है। टाइम रेट सिस्टम से वेजेस निकालने का तरीका होता है आपका आवर्स वर्कड, चाहे एक दिन के आवर, चाहे एक हफ्ते के आवर्स, या एक महीने के आवर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आवर वेज रेट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप पर डे निकालते हो, एक दिन में आपका नॉर्मल वर्किंग आवर का मतलब है कि आपकी फैक्ट्री का जो टाइमिंग है 8 घंटे काम करने का है, ठीक है, नॉर्मल वर्किंग आवर। 8 घंटे के हिसाब से आप डेली की वेजेस देते हो। मजदूर आपके यहाँ पे 8 घंटे काम करता है, कोई मजदूर तो 8 घंटे काम करता है, और 1 घंटे काम करने के लिए आप मजदूर को 10 रुपए देते हो, ठीक है। 8 घंटे उसने काम किया, 1 घंटे के उसको मिल रहे हैं 10 रुपए, तो 8 घंटे काम करने के लिए उसको कितने मिले? 80 रुपए। तो एक दिन की दिहाड़ी हो गई उसकी, या एक दिन की वेजेस हो गई उसकी 80 रुपए। ये होता है आपका टाइम रेट सिस्टम। टाइम के अकॉर्डिंग जब हम वेजेस निकालते हैं, तो इसकी सुटेबिलिटी कहाँ होती है, कहाँ पे हम टाइम रेट सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं? वहां कर सकते हैं जहां पे आर्टिस्टिक आउटपुट होता है। आर्टिस्टिक मतलब पेंटिंग बनवा रहे हो, मूर्ति बनवा रहे हो, इस तरीके का कोई काम करवा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन की यूनिट ऐसा नहीं है कि आप बल्क में पेंटिंग बना रहे हो, जो पर्सन पेंटिंग बना रहा है वो टाइम लेके अपना पेंटिंग अच्छे से बनाएगा, तो उसको टाइम के अकॉर्डिंग वेजेस दी जाएंगी, ठीक है। जहां पे प्रोडक्शन आप इन यूनिट्स में मेजर ही नहीं कर सकते कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, तो आप उनको पर यूनिट तो पे ही नहीं कर सकते, तो आपके पास एक ही चीज बच जाती है, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ जहां पे वर्कर जो होते हैं वो एफिशिएंट तो होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्पीड से काम नहीं कर पाते। मान लीजिए मशीन में कोई गड़बड़ है, इक्विपमेंट में कोई गड़बड़ है, इस वजह से सो वहां पे भी आप टाइम के अकॉर्डिंग दो, क्योंकि अगर मशीन वगैरह में गड़बड़ है तो प्रोडक्शन की यूनिट, वो वर्कर आपका पूरी क्षमता है उसमें उसमें 1000 यूनिट बनाने की, एक दिन में 1000 यूनिट बना के पीस रेट के हिसाब से पैसा ले सकता है, लेकिन आपकी खुद की मशीनें इतनी स्लो हैं, आपकी मशीन में गड़बड़ आई हुई है कि वो बेचारा कितनी कोशिश कर ले वो 1000 यूनिट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ बेहतर है कि आप अपने वर्कर का नुकसान करने की बजाय उसे टाइम रेट के अकॉर्डिंग दे दो,
कि उसने एक दिन में कितने घंटे काम किया, उस हिसाब से उसको पेमेंट दे दो। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी सूटेबिलिटी कहाँ है। नाउ एडवांटेज क्या क्या है, तो पहली एडवांटेज तो ये कि बहुत ही सिंपल सिस्टम है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने में वर्कर्स को भी कोई वो नहीं होगा, वो देखेंगे हाँ इस आज मैंने इतने घंटे काम किया, 1 घंटे के मेरे को इतने मिलते हैं, तो इतने घंटे काम करने की मेरी कितनी वेजेस बनती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें क्या और एक चीज होती है, इसमें अश्योरेंस होता है, मतलब वर्कर्स को ये पक्का होता है कि मेरे को इतनी इनकम तो मिलेगी मिलेगी, तो स्टडी इनकम होती है, क्योंकि इतने घंटे तो वो फैक्ट्री में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इतनी इनकम तो बेसिक उसको मिलेगी ही मिलेगी। देन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो इंप्रूव होती है, क्योंकि वर्कर को अगर टाइम के अकॉर्डिंग दोगे तो वो ज्यादा टाइम लगाएगा। ज्यादा टाइम लगाएगा तो क्या होगा, हालांकि प्रोडक्शन का क्वांटिटी कम होगी, ठीक है, क्वांटिटी कम होगी, लेकिन क्योंकि ज्यादा टाइम लगाएगा एक ही यूनिट को बनाने में, तो उसकी क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी। करेक्ट। ओके, डिसएडवांटेज भी है अब इसकी कुछ। पहले तो ये है कि आइडल टाइम बहुत होगा, आइडल टाइम होगा, क्योंकि अब टाइम के अकॉर्डिंग मिल रही है तो वो टाइम ज्यादा टाइम रहेगा फैक्ट्री में, पर ये थोड़े वो हर वक्त काम ही करता रहेगा, तो आइडल टाइम बहुत हो सकता है आपका। ठीक है, वो बैठा रहे बस, आपकी वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत होगी। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा आपको प्रोडक्शन करने में, क्वांटिटी कम हो जाएगी आपकी। नाउ ऐसे वर्कर जिनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, जो ज्यादा यूनिट आपको बना के देते हैं, उनको आप उसी के बराबर वेजेस दोगे जो कम यूनिट बनाता है, लेकिन रहते दोनों 8-8 घंटे हैं। ठीक है, तो वो डिस्करेज होगा, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ज्यादा काम करके देता है, वो डिस्करेज होगा कि भी मेरे को और इसको मिल तो सेम ही रहा है, तो मैं क्यों ज्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला एलिमेंट भी रहेगा। ओके, सो अब हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि पीस टाइम हम कैसे निकालते हैं, टाइम रेट मेथड से किस तरीके से आप वेजेस कैलकुलेट करते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया हुआ है आपको, आपको एक डेटा दे रखा है, कॉस्ट पर डे ऑफ 8 आवर्स, मतलब पर डे की आपके 8 घंटे की कॉस्ट आपको निकालनी है। ठीक है, पर डे की कॉस्ट निकालनी है, लागत निकालनी है आपको। मंथली सैलरी है, बेसिस प्लस डी अर्लेंस अलाउंस, मैंने बोलता ना डी ऐड होता है, बेसिक, बेसिक का मतलब होता है बेसिक सैलरी, प्लस डीए जो आपका महंगाई भत्ता मिलता है उसका है कुछ परसेंटेज। ठीक है, दोनों मिला के पूरे मंथ की हमें निकालनी डेली है कॉस्ट पर डे, जिसमें भी दिन 8 घंटे का, 8 घंटे का मतलब काम करने के घंटे 8 हैं एक दिन में। आपको मंथली सैलरी दी हुई है 2000। ठीक है, लीव सैलरी है 5%, 5% ऑफ मंथली सैलरी। लीव सैलरी का पता है हमने किया हुआ, ये लीव विद पे क्या होती है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड के लिए 8% ऑफ सैलरी, ए और बी का प्लस, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस है ये। तो ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस है, ये आपके वर्कर के लिए अमेनिटीज हैं, सॉरी आपके वर्कर के लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव है, जिनको पैसे के रूप में नहीं देते आप। तो ये जो प्रोविडेंट फंड में और स्टेट इंश्योरेंस में, वर्कर के प्रोविडेंट फंड में, वर्कर के स्टेट इंश्योरेंस में एम्प्लॉयर जो पैसा डाल रहा है, ये उसको उस टाइम पे कैश में नहीं मिलेगा, ये बाद में उसको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये वो वाले इंसेंटिव है जिनको आप कैश में नहीं देते हो। अब ये जो प्रो रेटा एक्सपेंडिचर अमेनिटीज, ये बाकी की अमेनिटीज हैं जो आप उनको प्रोवाइड कराते हो। 179 पर हेड, पर हेड मतलब प्रति व्यक्ति। ठीक है, पर मंथ, हर महीने, और महीने की ही सैलरी दी हुई है। नंबर ऑफ वर्किंग आवर इन ए मंथ है 200। 200 घंटे के लिए ये सारी चीजें आपको दे रखी है, 200 घंटे काम करने पर मिलती हैं, हमें निकालनी है 8 घंटे की। ठीक है, ओके, तो सबको टोटल कर लेते हैं। आप वर्कर को देते क्या क्या हो, मंथली सैलरी प्लस इसका 5%, 100 रुपए। ठीक है, प्लस इन दोनों का 8%, यानी 2100 का 8% क्या दे रखा है ना, आइटम्स ए एंड बी, इन दोनों के टोटल का 8%, यह आ जाएगा 168। और ए और बी इन दोनों के टोटल का 2.5% आप देते हो स्टेट इंश्योरेंस, तो ये आ जाएगा आपका 52 रुपये 50 पैसे। ठीक है, इसके अलावा आप देते हो ये अमेनिटीज 179.50, 179.50 पैसे। ठीक है, ये तो हो गया टोटल। एक महीने में मजदूर को कितना पैसा मिलता है, 2500, एक महीने में इतना मिलता है। ठीक है, एक महीने का में कितना, एक महीने में कितने घंटे काम करता है वो, 200 घंटे। तो 200 घंटे के लिए उसे 2500 रुपये मिलते हैं, हमें निकालने हैं 8 घंटे एक दिन के लिए। 2500 हो गई, 200 गई, 8 के निकाल लो।
निकाल लो, ठीक है। या इस तरीके से करो, या तो इकट्ठे ही निकाल लो, 200 के हैं 2500, 8 के निकाल लो, ये हो जाएंगे 100 रुपए, ठीक है। या ऐसे निकाल लो, पहले 200, पहले 1 घंटे का निकाल लो, ये हो गया पर आवर, 1 घंटे का निकल गया। अब 8 घंटे का निकाल लो, ठीक है। दोनों से किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये निकल गई आपकी रेट, ठीक है। ओके, टाइम रेट जो सिस्टम होती है उसे हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप होते हैं इसके। पहला होता है हाई रेट, दूसरा होता है ग्रेजुएटेड टाइम रेट, और तीसरा होता है डिफरेंशियल टाइम रेट। ठीक है। हाई वेज रेट क्या होती है? हाई वेज रेट सिस्टम के अंदर एक हायर रेट पे, नॉर्मल जो रेट होती है जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पे की जाती है, उससे ज्यादा रेट के ऊपर आप अपने वर्कर्स को वेजेस जब पे करते हो तो उसको कहते हैं हाई वेज रेट। बाकी की ऑर्गेनाइजेशन, बाकी की कंपनियां जिस रेट पर अपने वर्कर को मजदूरी दे रही है, आप उससे ज्यादा रेट पे, तो बाकी की कंपनियां मान लो 10 रुपए पर आवर देती है और आप उनको दे रहे हो 11 रुपए पर आवर, तो इसे हम कहते हैं हाई वेज रेट, ठीक है। क्यों किया जाता है ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप जो एफिशिएंट वर्कर हैं, जो दूसरी फर्म्स में काम कर रहे हैं, उनको अपने प्रति आकर्षित कर सको, अट्रैक्ट कर सको, और वो उन्हें छोड़कर आपको आ जाए, आपके पास आ जाए, ठीक है। ओके, इसमें जो आप ज्यादा वेज रेट दे रहे हो, अगर आप ज्यादा वेजेस पे करोगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जो फिक्स्ड ओवरहेड है या बाकी के जो आपकी कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा है ग्रेजुएटेड टाइम रेट। इसमें क्या होता है, आ, आपका जो भी आप वेजेस पे कर रहे हो, ठीक है, वो ऐसे टाइम रेट पे आप पे करते हो जो बदलती रहती है। और किस बेसिस पे बदलती है? आपके वर्कर्स की मेरिट रेटिंग, आपके वर्कर्स की कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ग्रेजुएटेड, मतलब जो भी टाइम रेट, फिक्स्ड टाइम रेट नहीं होती इसके अंदर कुछ भी, वो बदलती रहती है। ओके, अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब जीवन यापन की लागत मजदूर की, कि चीजें महंगी हो गई, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है तो आप क्या करते हो, उसी प्रपोर्शन में आप अपनी वेज रेट को भी बढ़ा देते हो। कॉस्ट ऑफ लिविंग, वर्कर के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये आपकी कॉस्ट है, ठीक है। तो अगर उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, यानी महंगाई बढ़ जाती है अगर, तो फिर आप भी अपनी रेट को बढ़ा देते हो। अगर कम हो जाती है तो आप कम कर देते हो। इसको कहते हैं ग्रेजुएटेड टाइम रेट, ठीक है। ओके, और मेरिट के अकॉर्डिंग कैसे? अगर किसी वर्कर की मेरिट रेटिंग ज्यादा है तो आप उसे हायर वेजेस पे करते हो, अगर कम है तो उसे कम वेजेस पे करते हो। नाउ डिफरेंशियल टाइम रेट होती है। डिफरेंशियल टाइम रेट ऐसी टाइम रेट होती है जिसमें वर्कर की अपनी एफिशिएंसी, उसकी अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग आप उसे पे करते हो, ठीक है। आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हो, उस स्टैंडर्ड तक जो काम करेगा उसे आप एक नॉर्मल वेज रेट पे करते हो नॉर्मल टाइम में, ठीक है। लेकिन जो उस एफिशिएंसी से ज्यादा निकल जाता है, आप उसको फिर नॉर्मल रेट से ऊपर पे करने से चले जाते हो। टाइम में क्या है, टाइम स्टैंडर्ड यूनिट में कैसे है, देखो मैं बताती हूँ। मान लीजिए आप स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर रखा है कि 8 घंटे में 100 यूनिट बनानी है, ये है आपका स्टैंडर्ड, ठीक है। जो वर्कर 8 घंटे में 100 यूनिट बनाता है यहां तक, उसे मिलेगी नॉर्मल रेट, मान लो 10 रुपए पर यूनिट, पर आवर, क्योंकि हम टाइम वाला देख रहे हैं तो पर आवर, ठीक है। तो 8 घंटे के इतने मिलेंगे। जो यही 100 यूनिट 6 घंटे में बना देता है, कम टाइम लगा उसने, यानी उसने स्टैंडर्ड से अच्छा काम करके दिखाया, स्टैंडर्ड से ज्यादा, तो इसे मिलेंगी हाई वेज रेट, क्योंकि यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, इसने इतनी ही यूनिट कम घंटे में बना दी। यहाँ हम घंटों पे फर्क इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम टाइम रेट वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो टाइम पे फर्क पड़ेगा। ओके, ये तो आपकी टाइम रेट। अब आ जाते हैं हम पीस रेट सिस्टम।
पीस रेट सिस्टम का सिंपल मतलब होता है जब आप वर्कर्स को पे करते हो उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे कि कितना काम आपको वो करके दे रहे हैं, उस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आप अपने वर्कर्स को कितनी पेमेंट दोगे। ठीक है, तो जितनी यूनिट वो प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिलेगी। इसे हम कहते हैं पीस रेट सिस्टम। ये रेट आपकी पर पीस ऑफ वर्क फिक्स्ड रहती है कि इतनी यूनिट बनाई या इतना काम किया तो इतने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा वो काम करते जाएंगे उतने ज्यादा उनको पैसे आप देते जाओगे। ओके, ये सिस्टम कहाँ कहाँ सूटेबल है? सिस्टम वहां सूटेबल है जहां आप प्रोडक्शन को यूनिट्स में माप सकते हो। क्या आपको पता है कि हाँ इस इतना इतना यूनिट का प्रोडक्शन आपने किया है, ठीक है, आप माप सकते हो उसे, तभी आप कहोगे ना कि इतनी यूनिट के इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, जहां पे क्वालिटी की इतनी जरूरत नहीं है, क्वांटिटी आपके लिए मायने रखती है, क्वालिटी इतनी मायने नहीं रखती है, वहां आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि आप इससे क्या होता है कि वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको ज्यादा पैसे कमाने हैं। ठीक है, वर्कर्स जो है खुद मोटिवेट भी होंगे इससे। इससे थोड़ा सा वेस्टेज आप कह सकते हो, टाइम का वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, तो आइडल टाइम आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। सुपरविजन की भी इसमें कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उनको बार बार सुपरवाइजर को कहना नहीं पड़ेगा कि काम करो काम करो काम करो। इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। क्वालिटी क्वांटिटी तो बढ़ जाती है पर क्वालिटी कम हो जाती है। प्लस इससे मटेरियल के वेस्टेज सॉरी नुकसान होने की और मशीन के नुकसान होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि वर्कर ज्यादा से ज्यादा काम करेगा तो उससे मशीन बहुत ज्यादा चलेगी तो उसमें कुछ भी गड़बड़ आ सकती है। फिर वर्कर की हेल्थ के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। अब आप ज्यादा काम करोगे, ठीक है, तो ओबियस सी बात है आपकी सेहत के ऊपर उसका नेगेटिव फर्क पड़ सकता है। तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, सो पीस रेट सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है आपका स्ट्रेट पीस रेट। जैसे हमने टाइम रेट को बांटा था उसे वैसे ही हम पीस रेट को भी बांट सकते हैं। पहला है स्ट्रेट पीस रेट। स्ट्रेट पीस रेट होती है जिसमें आप एक फिक्स रेट के ऊपर अपने वर्कर को पेमेंट देते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। कि अगर आप एक यूनिट बनाने के लिए 2 रुपए देते हो तो वर्कर अगर 100 यूनिट बनाएगा तो उसे 200 रुपए मिलेंगे, 50 यूनिट बनाएगा तो उसे 100 रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट पीस के 2 रुपए है, एक फिक्स रेट है और बस फर्क पड़ेगा यूनिट के ऊपर कितनी यूनिट आप प्रोड्यूस करके दे रहे हो। ठीक है, दूसरा है आपका ग्रेजुएटेड पीस रेट। ग्रेजुएटेड टाइम वाला हमने ऊपर देखा ना क्या होता है, ये है आपका पीस रेट विद ग्रेजुएटेड टाइम रेट, जिसमें रेट आपकी बढ़ती जाती है, ग्रेजुएट होती जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर एक मिनिमम वेज आप पे करते हो टाइम के अकॉर्डिंग, गारंटीड होती है वो। और अगर आपकी पीस रेट, 2 टाइप की रेट होती है, एक तो होती है पीस रेट, एक होती है टाइम रेट। ठीक है, अगर पीस रेट टाइम रेट से कम है तो आपको टाइम रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट दी जाएगी। ठीक है, अगर पीस रेट टाइम रेट से ज्यादा है तो आपको पीस रेट के अकॉर्डिंग दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 8 घंटे काम करने का आपके पास है, आपको मिलेंगे 100 रुपए। करेक्ट, एक यूनिट बनाने का आपको मिलेगा 10 रुपया। वर्कर ने 8 घंटे तो वो काम करेगा ही करेगा, 8 घंटे तो फैक्ट्री में रहेगा, नॉर्मल वर्किंग आवर है इसका, तो ये 100 रुपए तो पक्के हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अब मान लो वो बनाता है 7 यूनिट एक दिन में, इस दिन एक दिन में वो मान लो मंडे को 7 यूनिट बनाता है, तो 10 रुपए के हिसाब से इसको मिलेंगे 70 रुपए। इन दोनों में से कौन सी ज्यादा है? यही ज्यादा है, तो उसको ये मिल उस दिन उसको टाइम रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाएगी। अगले दिन भी यही होगा, 8 स्टैंडर्ड है तो ये तो मिलेगी मिलेगी, मिनिमम है ये तो। उस दिन वो बना देता है 11 यूनिट, 10 रुपए के हिसाब से कितने मिलेंगे? अब इन दोनों में से ज्यादा कौन सी है? ये वाली। तो इस दिन ट्यूसडे को उसको मिलेंगे पीस रेट के हिसाब से। इसे हम कहते हैं पीस रेट विद ग्रेजुएटेड टाइम रेट। ठीक है, जिसमें वर्कर को गारंटीड वेज मिलती है टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, और पीस रेट आप उसको देते हो डियरेस्ट अलाउंस के साथ,
अगर वो टाइम रेट से ज़्यादा हो जाता है तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, लेकिन अगर पीस रेट किसी दिन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसको पीस रेट के हिसाब से पेमेंट आप कर दोगे। अगर ये ज़्यादा नहीं होती, 60 रुपये मिले, 50, इतना इतना काम किया, तो उसको आप इसके हिसाब से पे करोगे, ठीक है, टाइम रेट के अकॉर्डिंग। थर्ड जो होता है आपका, थर्ड पीस रेट का प्रकार, वो होता है डिफरेंशियल पीस रेट। इनमें से क्या चुनते हो आप अपने लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंशियल पीस रेट में क्या होता है कि जो एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं उनको हायर रेट के ऊपर आप देते हो वेजेस, और जो एफिशिएंट वर्कर होते हैं उनको आप लोअर रेट पे। पीस रेट में एफिशिएंट वर्कर का मतलब है जो आपके लिए ज्यादा यूनिट बना के देते हैं, इनएफिशिएंट का मतलब है जो आपके लिए कम यूनिट बना के देते हैं स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर देते हो कि एक दिन में 100 यूनिट स्टैंडर्ड है हमारा। जो उससे ज्यादा बना देगा उसको ज्यादा रेट पे आप दोगे, जो उससे कम बना के देगा या उतना करके देगा उसको कम रेट पे। तो दो रेट आप डिसाइड कर देते हो, एक रेट है 8 रुपए पर यूनिट, एक रेट है 10 रुपए पर यूनिट। स्टैंडर्ड आपका है 100। जो इतना और इससे कम बनाएगा उसको 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट होगी, जो इससे ज्यादा बनाएगा उसे 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आप पेमेंट करोगे। अब डिफरेंशियल पीस रेट भी दो मेथड होते हैं डिफरेंशियल पीस रेट के। दो पर्सन ने दे रखे हैं, एक तो दे रखा है टेलर ने, FW टेलर का आपने नाम सुना होगा। तो टेलर ने जो मेथड दे रखा है उसे हम कहते हैं टेलर डिफरेंशियल पीस रेट मेथड। और दूसरा मेथड दिया हुआ है डिफरेंशियल वाला मैरिक ने, इसे हम कहते हैं मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट मेथड, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है? जो टेलर वाला मेथड है, FW टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है वो, उन्होंने कुछ स्टडीज की थी, आपको पता होगा बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ते हैं हम, टाइम मोशन एंड फैटिग स्टडी। काम को कम से कम टाइम में कम से कम मोशंस के साथ आप मतलब साइंटिफिकली करने का तरीका जो था। नाउ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक हायर रेट डिसाइड करी है वर्कर्स के लिए जो स्टैंडर्ड के बराबर या स्टैंडर्ड से ज्यादा काम करके आपको देंगे एक दिन में, और लोअर रेट डिसाइड करी है जो स्टैंडर्ड का काम नहीं करके देंगे। ये है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। तो बेसिकली अभी यहाँ ऊपर हमने जो पढ़ा है ना, वो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट मेथड है कि हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया 100 यूनिट, जो और दो रेट डिसाइड कर दी, एक रेट है 10 रुपए, एक रेट है 12। ये लोअर रेट है, ये हायर रेट है। जो वर्कर एक दिन में 100 यूनिट से कम बनाएगा उसे पर यूनिट 10 रुपए मिलेंगे। जो वर्कर एक दिन में 100 यूनिट या इससे ज्यादा बनाएगा उसे पर यूनिट 12 रुपए मिलेंगे। तो मान लो मंडे को 3 वर्कर हैं, A, B और C। A ने बनाई 80 यूनिट, B ने बनाई 100 यूनिट और C ने बना दी 110 यूनिट, ठीक है। इनमें से एफिशिएंट कौन है? सबसे ज्यादा एफिशिएंट तो ये है, ये भी एफिशिएंट है, ये कम एफिशिएंट है, ठीक है। तो जिसने स्टैंडर्ड से कम, स्टैंडर्ड हमने डिसाइड कर रखा है 100 यूनिट बनाने का, कम बनाई 80, उसको 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट होगी, इसको मिलेंगे 800। इन्होंने स्टैंडर्ड के बराबर और स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाई, इन्हें 12 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट होगी, तो इसको मिल जाएंगे 1200, और इसको भी 12 रुपए के हिसाब से पेमेंट हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा आपका 1320 रुपए। इसे हम कहते हैं टेलर डिफरेंशियल पीस रेट मेथड, ठीक है। दूसरा है आपका मैरिक वाला। अब मैरिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैरिक में भी स्टैंडर्ड डिसाइड होता है, उसमें भी अलग अलग रेट होती हैं, ठीक है। उसमें क्या होएगा, 3 टाइप की पीस रेट आप देते हो। यहाँ तो ये है स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से या तो नीचे या ऊपर, ठीक है। मैरिक में क्या होएगा, हम परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं। आपने स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड कर ली कि 100 यूनिट पर डे हमारी स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब आपकी रेट कैसे डिसाइड होगी, जो पर्सन इसके अप टू 83% प्रोडक्शन करके देगा, ठीक है, उसको मिलेगी नॉर्मल रेट। जो पर्सन 83% से ऊपर और 100% तक काम करेगा इस स्टैंडर्ड का, उसे मिलेगी 110% ऑफ नॉर्मल रेट। जो पर्सन 100% से भी ऊपर काम करके देगा, मतलब स्टैंडर्ड से ज्यादा, उसे मिलेगा 120% ऑफ नॉर्मल रेट,
ठीक है, अब इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। मान लो आपकी नॉर्मल रेट है 10 रुपए वेज की, 10 रुपए पर यूनिट नॉर्मल रेट है। आपने स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखा है 100 यूनिट, ठीक है। जो पर्सन 83% काम कर देगा स्टैंडर्ड का, इस 100 का 83% अगर आप निकालोगे तो होएगा 83, यानी जो 83 यूनिट बनाएगा उसे नॉर्मल रेट से पैसा मिलेगा। तो इसे मिलेंगे 83 गुणा 10 पर यूनिट 830, ठीक है। जो 83 से ज्यादा और 100% तक काम कर देगा स्टैंडर्ड का, यानी मान लो 90%, 83 से ज्यादा है 90 यूनिट हो गई, ठीक है। 83 से ज्यादा है और मान लो 100%, 100% का मतलब है, इसके 100% का मतलब है 100 यूनिट बना देगा। इन दोनों को जो 83% से लेकर स्टैंडर्ड के 83% से लेकर 100% तक का काम करके देंगे, उसे आप 110% ऑफ नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट है आपकी 10 रुपए, 10 रुपए का 110% निकाल लो, ये आएगा 11 रुपए, उसे 11 रुपए की दर से मिलेगा। ठीक है, तो इसको मिल जाएंगे 990 रुपए और इस दूसरे वाले को मिल जाएंगे 1100 रुपए। जो 100% से ऊपर काम करके देगा, यानी स्टैंडर्ड से ऊपर, कितना भी ऊपर करता हो, स्टैंडर्ड से ज्यादा जो बना के देगा आपको, मान लो कोई 110 बना रहा है, उसको मिलेगा 120% ऑफ नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट है आपकी 10 रुपए, 10 रुपए का 120% निकाल लो, 12 रुपए, उसे 12 रुपए मिलेंगे पर यूनिट, ठीक है। तो इस पर्सन को मिल जाएंगे 1320। ये है आपका मेरिट का सिस्टम, जिसमें 3% आपने डिसाइड करके रेंज 83% तक जो बना देगा स्टैंडर्ड का उसे नॉर्मल रेट मिलेगी, 83% से ज्यादा और 100% तक जो बना देगा मिलेगा नॉर्मल रेट का 110%, 100% से ज्यादा जो बना के देगा स्टैंडर्ड का उसे मिलेगा 120% ऑफ नॉर्मल रेट, ठीक है। आप एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम, सेकेंड इलस्ट्रेशन रेट वाले का। इस इलस्ट्रेशन में आपको क्या रखा है कि स्टैंडर्ड आउटपुट, यहाँ स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखा है हमारे लिए, स्टैंडर्ड आउटपुट है आपका 8 यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड है ये। रेट ऑफ पेमेंट है, जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उससे ज्यादा बनाता है उसको 3 पर यूनिट दोगे, जो स्टैंडर्ड से कम बनाएगा उसको 2.5 पर यूनिट, ठीक है। आपको वेज पेमेंट डिसाइड करनी है, अगर आउटपुट आपका 10 यूनिट है, 8 यूनिट है, 7 यूनिट है और 6 यूनिट है। सबसे देख लो स्टैंडर्ड कितना है हमारा 8, ठीक है। एक बंदा 10 यूनिट बनाता है, एक 8 यूनिट बनाता है, एक 7 बनाता है, एक 6 बनाता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड से ज्यादा है, ये बराबर है, ये कम है और ये कम है। जो पर्सन स्टैंडर्ड के बराबर या उससे ज्यादा बनाएगा उसको 3 रुपए दोगे, तो इसको भी 3 रुपए के हिसाब से मिलेगा, इसको भी 3 रुपए के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। जो स्टैंडर्ड से कम बनाएगा उसे आप 2.5 रुपए दोगे, तो इसे 2.5 रुपए मिलेंगे, इसे भी पर यूनिट 2.5 रुपए मिलेंगे। तो इनकी वेजेस निकल जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट आपके लिए कॉस्ट है वो, तो कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा आपका 17.5 और ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। ये हो गई आपकी कॉस्ट पर यूनिट। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे हम खत्म करते हैं। पीस रेट और टाइम रेट हमने देखा है, कैसे निकालना है वो देखा है, और टेलर का डिफरेंशियल मेथड और मैरिक का डिफरेंशियल मेथड आपको क्या कहता है, किस तरीके से आप उसमें कैलकुलेट करोगे ये देखा है। अगर आपको मैरिक की मेथड से निकालने को कहा जाए कोई क्वेश्चन, तो हमें पता है क्या करना है, 83% काम किया है नहीं। अब देखो हम इसी क्वेश्चन को मैरिक से भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड है हमारा 8, ठीक है। इसका सबसे पहले निकाल लो 83% कितना होगा, 8 का 83% होता है 6.64, ठीक है। या हम इसको लगा लें कि 7, तो इनमें से 7 यूनिट किसने बना रखी है, 83% तक किसने काम कर रखा है, इन दोनों ने, इसने 7 यूनिट और 6 यूनिट बनाई है, इनका काम है 83% तक, तो इन्हें नॉर्मल रेट देंगे हम, अगर नॉर्मल रेट होती तो, ठीक है। अब जिसने 83% से ज्यादा और 100% तक काम कर रखा है इसके इक्वल, कौन है वो, यहाँ पे 83% से ज्यादा लेकिन 100% तक,
ये बंदा, इसने 100% तक काम कर रखा है, इसे किस रेट से मिलता? 110% ऑफ नॉर्मल रेट। अगर मान लो नॉर्मल रेट यहाँ पे 3 है तो इसे तो 3 रुपए मिलते, ठीक है। इसे 3 रुपए का 110%, तो 3 रुपए का 110% अगर मैं निकाल लेती हूँ तो ये हो जाएगा 3.3 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और जो 100% से ज्यादा काम करके देगा, 100% से ज्यादा मतलब जितना स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा, यही है एक पर्सन जिसने स्टैंडर्ड से ज्यादा काम किया, इसे मिलता 120% ऑफ नॉर्मल रेट। तो 3 का 120%, इससे मिलता 3.6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम गुणा कर देते 10 से, इसको हम गुणा कर देते 8 से, इसको गुणा करते हम एक बार 7 से और एक बार 6 से, ठीक है। तो आप मैरिक सिस्टम से भी कर सकते हो इसी चीज को। ये हमारा टेलर सिस्टम से था, ये जो हमने पहले किया था ये टेलर वाले सिस्टम से था, ये मैरिक वाले सिस्टम से है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाता है, इलस्ट्रेशन में नहीं है ये आपका, लेकिन आप इसे बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। बस रेट ध्यान रखें, कितने परसेंट तक कितनी रेट, कितने से कितने परसेंट काम करने तक कितनी रेट, ठीक है। तो अभी इसके प्रैक्टिकल ट्राई कर लेना। थ्योरी में या प्रैक्टिकल में कोई भी आपको डिफिकल्टी या डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट चैप्टर में हम इंसेंटिव स्कीम्स देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में।